Hello everyone, very good morning to all of you. My dear students, आज के इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है पंप सर्कुलेशन वाटर कूलिंग सिस्टम। देखो जी, सबसे पहले इस बात को याद रखना कि पंप सर्कुलेशन वाटर कूलिंग सिस्टम एक तरीके का इंजन वाटर कूलिंग सिस्टम है। इंजन वाटर कूलिंग सिस्टम कहने का मतलब यह है, ये एक ऐसा वाटर कूलिंग सिस्टम है जिसमें पानी के मदद से इंजन के पार्ट्स पर या इंजन के कंपोनेंट्स पर जो हीट है उसको रिमूव किया जाता है, जिससे क्या होगा, इंजन का पार्ट्स, इंजन का कंपोनेंट्स एक्सेसिव हीटिंग होने से, ओवर हीटिंग होने से बच जाता है और एक्सेसिव हीटिंग या ओवर हीटिंग का जो दुष्प्रभाव है वो हमारे इंजन के पार्ट्स या इंजन के कंपोनेंट्स पर नहीं हो पाता है। तो आपको याद रखना है, पंप सर्कुलेशन वाटर कूलिंग सिस्टम एक तरीके का इंजन वाटर कूलिंग सिस्टम है जिसमें पानी के मदद से इंजन के पार्ट्स या इंजन के कंपोनेंट्स के ऊपर में जो हीट है उसको हम लोग रिमूव करने का काम करते हैं। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस पंप सर्कुलेशन वाटर कूलिंग सिस्टम में ये पंप सर्कुलेशन शब्द क्या है तुम लोग जानते होगे। जब वाटर कूलिंग सिस्टम हम बताए तुम लोग को, तो वहां बताए थे कि वाटर कूलिंग सिस्टम में एक रेडिएटर होता है और ये तुम्हारा इंजन का सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक है। तो सिलेंडर ब्लॉक के साइड में यहां पर 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 या सिलेंडर ब्लॉक के हेड पर वाटर जैकेट्स होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वाटर कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर का पानी वाटर जैकेट में पहुंचाने के लिए या वाटर जैकेट का पानी इस रेडिएटर में पहुंचाने के लिए हम लोग यहां पर क्या लगाते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाते हैं। अगर वाटर कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर का पानी इंजन के वाटर जैकेट्स में सर्कुलेट कराने के लिए यदि सेंट्रीफ्यूगल पंप का सहारा लिया जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का मदद लिया जा रहा है, तो ऐसे ही इंजन वाटर कूलिंग सिस्टम को हम लोग पंप सर्कुलेशन वाटर कूलिंग सिस्टम कहते हैं। थर्मोसाइफन में हम लोग वाटर को सर्कुलेट कराने के लिए पंप का मदद नहीं लेते थे, लेकिन पंप सर्कुलेशन वाटर कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर के पानी को वाटर जैकेट में सर्कुलेट कराने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का मदद लेते हैं। तो ऐसा वाटर कूलिंग सिस्टम जिसमें रेडिएटर के पानी को इंजन के वाटर जैकेट में सर्कुलेट कराने के लिए यदि कोई पंप का मदद लिया जा रहा है या किसी पंप के द्वारा रेडिएटर के पानी को इंजन सिलेंडर वाटर जैकेट में फोर्स किया जा रहा है, तो ऐसे वाटर कूलिंग सिस्टम को पंप सर्कुलेशन वाटर कूलिंग सिस्टम हम लोग कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो पंप सर्कुलेशन वाटर कूलिंग सिस्टम क्या है? सबसे पहला पॉइंट, ये एक इंजन वाटर कूलिंग सिस्टम है। मतलब इसमें वाटर के मदद से इंजन के पार्ट्स या कंपोनेंट पर जो हीट होगा उसको रिमूव किया जाएगा। इसमें ये पंप सर्कुलेशन शब्द क्या बता रहा है? पंप सर्कुलेशन शब्द ये बता रहा है कि एक ऐसा वाटर कूलिंग सिस्टम है जिसमें रेडिएटर के पानी को इंजन के वाटर जैकेट में फोर्स करने के लिए हम एक एक्सटर्नल पंप का मदद लेते हैं। तो आई होप आपको पंप सर्कुलेशन वाटर कूलिंग सिस्टम क्लियर हो गया होगा। ये एक ऐसा वाटर कूलिंग सिस्टम है जिसमें वाटर के मदद से इंजन के पार्ट्स या कंपोनेंट पर जो हीट है उसको रिमूव किया जाता है। इसमें ये जो पंप सर्कुलेशन शब्द है ये बता रहा है कि एक ऐसा इंजन कूलिंग सिस्टम है या एक ऐसा इंजन वाटर कूलिंग सिस्टम है जिसमें रेडिएटर के पानी को सिलेंडर ब्लॉक में फोर्स करने के लिए हम एक एक्सटर्नल पंप का मदद लेते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर में और फिर बात करेंगे कि इसका वर्किंग कैसे हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एक वाटर कूलिंग सिस्टम है ना, तो इसमें सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यानी कि रेडिएटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रेडिएटर। रेडिएटर में दो टैंक होता है, एक अपर टैंक और एक होता है यहां पर लोअर टैंक। एक अपर टैंक होता है और एक होता है यहां पर लोअर टैंक। दोनों टैंक को हम लोग सीरीज ऑफ ट्यूब से कनेक्ट करते हैं। दोनों टैंक को हम लोग एक सीरीज ऑफ ट्यूब से कनेक्ट करते हैं। दोनों टैंक को हम लोग सीरीज ऑफ ट्यूब से कनेक्ट करते हैं।
ये ट्यूब्स बिल्कुल वर्टिकल होते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इन ट्यूब्स के ऊपर में ऐसा फिन्स लगा होता है जो ट्यूब्स को हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है पूरे इंटायर इट्स लेंथ, पूरे लेंथ पर यहां पर एक ऐसा फिन्स लगा होता है जो इसको हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। इस पर भी होता है, इस पर भी होता है, सब पर होता है। तो अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, पंप सर्कुलेशन वाटर कूलिंग सिस्टम में एक रेडिएटर होता है जिसमें 2 टैंक होते हैं, अपर टैंक और लोअर टैंक। दोनों टैंक को हम लोग सीरीज ऑफ वर्टिकल ट्यूब से कनेक्ट करते हैं और इन ट्यूब के ऊपर में फिन्स लगा होता है जो ट्यूब को हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। मतलब ट्यूब के अंदर में अगर कोई भी गर्म चीज है तो वो अपना हीट को बाहर एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसफर कर सकता है इन फिन्स के मदद से बहुत ही आसानी से। क्लियर पॉइंट? चलिए, इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक है, सिलेंडर ब्लॉक है। तो इधर इधर ब्लॉक के दोनों तरफ, ब्लॉक के दोनों तरफ, ब्लॉक के दोनों तरफ, ब्लॉक के दोनों तरफ, यह सिलेंडर ब्लॉक के हेड पर, ब्लॉक के हेड पर, ब्लॉक के हेड पर, ब्लॉक के हेड पर यहां वाटर जैकेट्स होते हैं। ठीक है? तो लोअर टैंक को हम लोग सिलेंडर ब्लॉक के वाटर जैकेट्स के साथ कनेक्शन करते हैं। लोअर टैंक को हम लोग सिलेंडर ब्लॉक के वाटर जैकेट के साथ कनेक्ट करते हैं एक पाइप के थ्रू, और इस पाइप का नाम होता है माय डियर स्टूडेंट्स होस पाइप। लोअर टैंक को इंजन के सिलेंडर ब्लॉक के साथ कनेक्ट किया जाता है एक होस पाइप के द्वारा, और इसी होस पाइप में एक पंप फिटेड होता है जो जनरली सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, जिसको हम लोग इंजन के क्रैंक शाफ्ट के साथ पुली और भी बेल्ट अरेंजमेंट से कनेक्ट करते हैं, ताकि इंजन का जब क्रैंक शाफ्ट घूमे तो ये पंप भी चलना चालू कर दे। क्लियर पॉइंट? इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो अपर टैंक होता है ये भी इंजन के वाटर जैकेट के साथ कनेक्टेड है एक हॉस पाइप के द्वारा। हॉस पाइप एक रबड़ का पाइप होता है, आगे आपको कंपोनेंट्स में इसको हम बताएंगे भी। अपर टैंक को भी एक हॉस पाइप के द्वारा हम लोग इंजन के वाटर जैकेट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है? और ये जो हॉस पाइप है अपर टैंक वाटर जैकेट के साथ जिस हॉज पाइप से कनेक्टेड है, यहां पर एक थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है। ये बताएंगे क्या वर्क करता है। थर्मोस्टेट वाल्व एक टेम्परेचर सेंसिंग वाल्व है, एक टेम्परेचर सेंसिंग वाल्व है। जब पानी का टेम्परेचर एक प्रिस्क्राइब लिमिट पर पहुंचता, मतलब पानी का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तब ये वाल्व खुलता है और यहां से गर्म पानी यहां आता है। लेकिन पानी का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो पानी यहां से इधर नहीं जाएगा, ये यहां से वापस ही आएगा और फिर वाटर जैकेट्स में ऐसे पहुंचेगा, वाटर जैकेट्स में ऐसे पहुंचेगा। क्यों थर्मोस्टेट वाल्व को हम लोग यूज करते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे। बस याद रखिएगा ये एक ऐसा वाल्व है जो तब ओपन होता है जब फ्लूइड का टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट के ऊपर पहुंच जाता है। अगर फ्लूइड का टेम्परेचर उस लिमिट के नीचे रहेगा तो ये वाल्व इस रास्ता को बंद किए हुए रहेगा। मतलब ये एक तरीके का टेम्परेचर सेंसिंग वाल्व होता है जो टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग रास्ता को खोलता भी है या रास्ता को बंद करके भी रखता है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक ऐसा फैन भी लगा हुआ है। ये फैन भी जो होता है इंजन के क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है पुली और भी बेल्ट के अरेंजमेंट से, ताकि इंजन का क्रैंकशाफ्ट जब घूमेगा तो ये फैन भी घूमेगा, और फैन जब घूमता है तो इस रीजन और इस रीजन के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है जिसको ड्राउट भी बोलते हैं। और उसी प्रेशर डिफरेंस के वजह से हवा का बहता हुआ धारा इस ट्यूब के अगेंस्ट में फ्लो करता है और ट्यूब के अंदर में जो गर्म वाटर होता है उससे हीट को खींच के निकाल लेता है। और पानी जब यहां पहुंचता है, यहां से यहां पानी जब पहुंचता है तो ठंडा होकर पहुंचता है। यही इसका कंस्ट्रक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसको एक बार पढ़ के फिर से हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसके वर्किंग के पार्ट को भी हम लोग देखेंगे। चलिए इसके कंस्ट्रक्शन को एक बार आप लोग समझिए। कंस्ट्रक्शन पढ़िए इसको। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ ए रेडिएटर हैविंग 2 टैंक, द अपर tank and lower tank both are connected to each other by series of vertical tubes। इसमें 2 टैंक होता है, एक अपर टैंक और लोअर टैंक, जिनको सीरीज ऑफ वर्टिकल ट्यूब से हम लोग क्या किए हुए, कनेक्टेड किए हुए। द अपर टैंक एंड लोअर टैंक आर ऑल्सो कनेक्टेड टू सिलेंडर वाटर जैकेट थ्रू हॉस पाइप। ये अपर टैंक वाटर जैकेट से कनेक्टेड है, लोअर टैंक भी वाटर जैकेट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन एक पाइप के मदद से। इस पाइप को हम लोग कहते हैं हॉस पाइप। चलिए, there is a fan
ऑल्सो कनेक्टेड टू द इंजन बिहाइंड द रेडिएटर। रेडिएटर के बिहाइंड माने पीछू में, रेडिएटर के पीछू में क्या है, फैन लगा हुआ है ना, जो इंजन के शाफ्ट के साथ ही कनेक्टेड होता है, विच प्रोड्यूसेस द ड्राउट रिक्वायर्ड टू फ्लो द एयर स्ट्रीम अक्रॉस द ट्यूब्स ऑफ रेडिएटर, जो एक ड्राउट यानी कि प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करने का काम करता है, जिससे हवा का बहता हुआ धारा इन ट्यूब के अगेंस्ट में क्या कर सके, इन ट्यूब के अक्रॉस में क्या कर सके, फ्लो कर सके। देयर इज एन इम्पेलर बिटवीन लोअर टैंक एंड वाटर जैकेट्स। अब लोअर टैंक और वाटर जैकेट बीच में एक इंपेलर होता है, जो बेसिकली एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, एंड ए थर्मोस्टेट बिटवीन अपर टैंक एंड वाटर जैकेट, और अपर टैंक और वाटर जैकेट के बीच में यहां पर एक थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स ये पॉइंट? चलिए अब आगे बढ़िए, इसके वर्किंग को देखिए। वर्किंग को देखने के लिए पहले हम लोग वर्किंग को समझते हैं, वर्किंग को पहले हम लोग समझ। चलो अब देखो इसका थोड़ा वर्किंग को समझो। जैसे ही हम लोग गाड़ी के स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही गाड़ी के स्विच को ऑन करते हो, वैसे इंजन का क्रैंकशाफ्ट घूमना शुरू करता है। और चूंकि ये जो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये जो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इंजन के क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड है पुली और भी बेल्ट के मदद से, तो इसमें भी रोटेशन चालू हो जाता है। और ये फैन जो है, ये भी तुम्हारे इंजन के क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड है पुली और भी बेल्ट के अरेंजमेंट से, तो इसमें भी रोटेशन चालू हो जाता है। तो जैसे हम लोग अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल के इंजन को ऑन करते हैं, क्रैंकशाफ्ट रन करना शुरू करता है, आपका पंप में रोटेशन आ जाता है, और पंप में जब रोटेशन आता है तो यहां पर जो ठंडा पानी है ना, यहां पर जो ठंडा पानी है ना, ये पंप क्या करता है, इस ठंडे पानी को वाटर जैकेट्स में, वाटर जैकेट्स में, वाटर जैकेट्स में फोर्स करता है, वाटर जैकेट्स में फोर्स कर देता है। तो पानी यहां से ऊपर चढ़ना शुरू करता है, यहां पहुंचता है, पानी यहां से चढ़ना शुरू करता है, यहां पहुंचता है, पानी यहां से चढ़ना शुरू करता है, यहां पहुंचता है, पानी यहां से चढ़ना शुरू करता है, यहां पहुंचता है, पानी यहां से चढ़ना शुरू करता है और यहां पर पहुंच जाता है। अब क्या होगा, ये जो ठंडा पानी जब वाटर जैकेट्स में आता है, तो इंजन जब स्टार्ट होता है ना, तो उसके पास थोड़ा सा ही हीट होता है। तो ये ठंडा पानी जब यहां पहुंचता है, तो इंजन के पास जो थोड़ा सा हीट है उसको भी ले लेता है, और थोड़ा सा हीट लेने के बाद, क्योंकि पानी तो प्रेशर से आ रहा है ना, यहां पर पहुंच जाता है। लेकिन यहां पर भाल्व लगा हुआ है, ये भाल्व क्या करेगा, इस पानी को अभी आने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस पानी के पास इंजन का थोड़ा सा हीट है। अगर पानी को यहां भेज के, पानी को अगर ये भाल्व जाने दे देगा ना, तो इंजन के पास जो थोड़ा सा हीट था वो रिमूव हो जाएगा और इंजन हो जाएगा ठंडा। और इंजन जब ठंडा हो जाएगा ना, तो भले तुम गाड़ी को ऑन किए हो, स्विच ऑन किए हो, लेकिन जब इंजन ठंडा पड़ जाएगा ना, तो इंजन आगे चल नहीं पाएगा। इंजन को गर्म रहना चाहिए, थोड़ा सा गर्म रहना चाहिए। तो थर्मोस्टेट वाल्व क्या बोलेगा इस पानी को कि अभी तुमको जाने नहीं देंगे, क्योंकि इंजन के पास ऐसे ही गरीबी था, थोड़ा ही सा हीट था। अब बेटा तुम वो भी ले लिए तो इंजन तो हो गया ठंडा, इंजन ठंडा हो जाएगा तो बैठ जाएगा। तो थर्मोस्टेट वाल्व क्या किया, इस पानी को रोक दिया, बोले कि अभी तुम और नीचे जाओ, अभी इंजन का हीट मत रिमूव करो, इंजन को थोड़ा सा गर्म होने दो ताकि ये चालू हो सके प्रॉपरली। तो ये जो पानी था ये वापस से इस बाईपास लाइन से पानी वापस से यहां जाएगा, पानी वापस से यहां जाएगा, पानी यहां से वापस जाएगा, यहां से वापस जाएगा, यहां से वापस जाएगा, ताकि इंजन थोड़ा सा और गर्म हो सके। इंजन और गर्म हुआ, इंजन का टेम्परेचर 700, 800, 900, 1000, 1200 ऐसे बढ़ते चला गया। तो इंजन का टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, तो इस पानी का भी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी का जो टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है। तो पानी का टेम्परेचर जैसे एक लिमिट के ज्यादा हो गया, जैसे 80 डिग्री सेल्सियस मान लो हो गया, तो 80 डिग्री सेल्सियस पर ये भाल्व क्या करता है, ये थर्मोस्टेट भाल्व क्या करता है, रास्ता को खोल देता है और अब बोलता है कि अब तुम जाओ भाई, क्योंकि अब अगर यहां पर रह जाओगे तो इंजन गर्म हो रहा है और इंजन अब एक्सेसिव गर्म हो जाएगा, इसके पार्ट्स को डैमेज कर देगा। तो अब क्या करता है, थर्मोस्टेट वाल्व इस रास्ता को ओपन कर देता है और अब पानी को बोलता है कि अब तुम जाओ यहां से। और अब ये गरम पानी यहां पहुंचता है अपर टैंक में। अपर टैंक में जब पानी पहुंचता है तो क्या होगा,
इस ट्यूब से नीचे जाएगा, लेकिन यहां पर लग गया फिन्स और ये फैन चल रहा है, तो ड्राउट की वजह से एयर का भी फ्लो हो रहा है, तो ये बहते हुआ हवा का धारा इस ट्यूब के अंदर में जो वाटर है उससे हीट रिमूव कर दिया और ये पानी वापस से कोल्ड वाटर बन गया। इस कोल्ड वाटर को वापस से ये पंप वाटर जैकेट में भेजा। वाटर जैकेट में पानी तब तक रहेगा जब तक इंजन प्रॉपर गर्म ना हो जाए और वाटर का टेम्परेचर तब तक 80 डिग्री ना हो जाए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जब 80 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये इंजन प्रॉपरली गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर अब ये भाल्व रास्ता नहीं खोलेगा तो ये 80 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर पानी यहां रह जाएगा तो इंजन को एक्सेसिव गर्म कर देगा, जो कि हमको रोकना था। इसीलिए जैसे ही पानी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होगा, ये भाल्व रास्ता को खोलेगा, वाटर यहां पहुंचेगा, उसके बाद का काम तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो यही था माय डियर स्टूडेंट्स इसका वर्किंग। हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को वर्किंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम एक बार पढ़ के भी बता देते हैं। चलो ठीक, वर्किंग। In this cooling system, when engine starts running, the impeller force the cooling water in the water jackets of the engine cylinder. इस तरीके के कूलिंग सिस्टम में जब इंजन चालू हो जाता है तो जो इंपेलर होता है वो क्या करता है, फोर्स करता है कूलिंग वाटर को कि वो वाटर जैकेट ऑफ द इंजन सिलेंडर में इंटर करे। दिस वाटर एब्स्ट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द इंजन। अब ये जो पानी है इंजन से हीट को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एंड व्हेन इट रीचेस टू ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, और जब वाटर एक निश्चित टेम्परेचर यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस को रीच करता है, द थर्मोस्टेट वाल्व ओपन्स, थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होता है एंड वाटर being heated is lighter moved to the upper tank of radiator। और चूंकि पानी थोड़ा सा गर्म होने के बाद हल्का हो ही जाता है और नीचे से पानी उसको तो धकेल ही रहा है, पंप्ड वाटर जो है, तो गरम गरम जो पानी था थोड़ा सा ऊपर रहता है और नीचे का पानी उसको ढकेलता है तो वो अपर टैंक में पहुंच जाता है। Now this heated water flows to the lower tank of radiator through series of tubes where it is cooled by air stream moving across the tube। अब जो अपर टैंक में गरम गरम पानी है वो सीरीज ऑफ ट्यूब से लोअर टैंक में पहुंचता है और इस सीरीज ऑफ ट्यूब में क्या होता है, ये पानी अपने हीट को एयर स्ट्रीम को दे देता है, बहते हुए हवा के धारा को दे देता है। Since in this system water is pumped into the water jacket, hence it is called as pump circulation water cooling system। क्योंकि इस तरीके के सिस्टम में वाटर को इंजन के वाटर जैकेट में सर्कुलेट कराने के लिए हम एक पंप का मदद ले रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पंप सर्कुलेशन वाटर कूलिंग सिस्टम। आई होप आपको वर्किंग भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। एडवांटेज तुम लोग का डिमांड था, सर एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर लिखाइए, तो हम जरूर लिखाएंगे तुम लोग को। एडवांटेज, वेरी इफिशिएंट कूलिंग सिस्टम एज रेट ऑफ वाटर सर्कुलेशन इज हाई। क्योंकि यहाँ पर एक पंप के मदद से वाटर को सर्कुलेट कराते हैं ना, इसलिए वाटर सर्कुलेशन का रेट बहुत ज्यादा होता है। जितना ज्यादा पानी जाएगा उतना ज्यादा हीट को निकालेगा, इसलिए काफी एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम इसको माना जाता है। कूलिंग इज इंश्योर्ड इन ऑल वर्किंग कंडीशन, हर वर्किंग कंडीशन में कूलिंग ये करता है। ठीक है, चलिए डिसएडवांटेज इसका क्या है। इंजन में गेट्स ओवरकूल्ड। इसमें क्या होता है, कभी कभी तुमको पता है अगर थर्मोस्टेट वाल्व काम करना बंद कर देगा या उसको नहीं लगाओगे तो इंजन अत्यधिक ठंडा भी हो सकता है, जो कि एक डिसएडवांटेज है। कूलेंट सर्कुलेशन स्टॉप्स इमीडिएटली व्हेन इंजन स्टॉप्स। अच्छा, इसमें जब इंजन बंद हो जाता है, इंजन बंद हो जाता है तो कूलेंट का सर्कुलेशन भी बंद हो जाता है। हाउएवर दिस अनडिजायरेबल, लेकिन ये एक अनडिजायरेबल चीज है, क्योंकि इंजन बंद भी हो जाए तो भी, जैसे गाड़ी बंद हो जाता है, गाड़ी मान लो बंद हो जाता है तो गाड़ी का इंजन तो गर्म ही रहता है, छू के देखना कभी, इंजन छूना भी नहीं गलती से, लेकिन तुमको बता उसके आसपास भी रहोगे तो लगेगा इंजन काफी गर्म है। तो गाड़ी भले बंद हो जाए लेकिन उसके पार्ट्स को आपको कंटिन्यूअसली ठंडा करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है कि पानी तो सर्कुलेट होना बंद हो गया, तो पानी जब सर्कुलेट बंद हो गया, जब इंजन हमारा बंद हुआ था तो कूलिंग तो बंद हो गया, और इंजन बंद होने के बाद भी इंजन बहुत देर तक गर्म रहता है। तो अगर बहुत देर तक इंजन के पार्ट्स पर गर्मी रह गया तो इंजन के पार्ट्स को डैमेज कर देगा। तो याद रखना है कि व्हेन कूलेंट सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है इमीडिएटली व्हेन इंजन स्टॉप, जैसे इंजन बंद होगा कूलेंट का सर्कुलेशन भी बंद हो जाता है। लेकिन ये अनडिजायरेबल, ये नहीं होना चाहिए, एज कूलिंग मस्ट बी कंटिन्यूड टिल द टेम्परेचर रीचेस टू इट्स नॉर्मल टेम्परेचर।
कूलिंग तब तक होते रहना चाहिए जब तक इंजन का टेम्परेचर नॉर्मल ना हो जाए। तो ये इसका डिसएडवांटेज था और ये इसका एडवांटेज था। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।